सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। समझती हमेशा वोट की इज्जत और वोट की ताकत। 20 शेख इंशाल्लाह जीतने जा रहे हैं। वोट देने का तरीका होता है मेरे भाई। इतनी सी शर्म होती, इतनी सी आज ही घर पे बैठे। जो ऑडियो मुझसे मंसूब की गई है इसमें कोई हकीकत नहीं। हमसे किसी ने क्या एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सेनेट इलेक्शंस के नताइज की आमद का सिलसिला जारी है और जिस निशिस्त के रिजल्ट का इंतजार था वो आ चुका है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की निशिस्त थी और यहां पर यूसुफ रजा गिलानी कामयाब करार पाए हैं और ये बड़ा अपसेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी हुकूमती जमात को कहा जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है और इस हवाले से हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन यहाँ आपको एक और अहम खबर देंगे। वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसल वावदा की नाअहली केस का फैसला सुना दिया है। अदालत तहरीरी फैसले के मुताबिक फैसल वावदा का इलेक्शन कमीशन में जमा कराया गया बयान हल्फी बज़ाहिर झूठा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसल वावदा नाअहली केस का मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को फैसला करने की हिदायत कर दी है। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसल वावदा की नाअहली केस का फैसला सुना दिया है। अदालती फैसले के मुताबिक फैसल वावदा का इलेक्शन कमीशन में जमा कराया गया बयान हल्फी बज़ाहिर झूठा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसल वावदा नाअहली का मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया है और अदालत ने इलेक्शन कमीशन को फैसला करने की हिदायत कर दी है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसल वावदा की नाअहली केस का फैसला सुना दिया है। आपको बताते हैं इलेक्शन कमीशन में जमा बयान हल्फी बज़ाहिर झूठा है, ये तहरीरी फैसले में कहा गया है और यह भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन इसका फैसला करे। इलेक्शन कमीशन में जमा बयान हल्फी बज़ाहिर झूठा है, इस हवाले से तहरीरी फैसला सामने आ गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसल वावदा नाअहली का मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया और यह कहा है कि वो फैसला करे। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का फैसला करने की हिदायत कर दी है। एक बार फिर आपको बताते हैं फैसल वावदा नाअहली केस के हवाले से हाई कोर्ट ने एक मामला इलेक्शन कमीशन पर छोड़ दिया है और यह कहा है कि जो बयान हल्फी जमा कराया गया था फैसल वावदा की जानिब से बज़ाहिर अगर देखा जाए तो वो झूठा लग रहा है और इलेक्शन कमीशन ही इसका फैसला करे। फयाज महमूद से मजीद बात करेंगे। फयाज महमूद, बताइएगा इस हवाले से तहरीरी फैसले में मजीद क्या कहा गया है? जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस वक्त फैसला सुना दिया है और जिसमें फैसले के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि फैसल वावदा उन्हें नाअहल करार नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक झूठा बयान हल्फी जमा कराने के नताइज भी होंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि फैसल वावदा के इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया गया बयान हल्फी बादियों नजर में झूठा है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कह दिया गया है और ये भी कहा है कि फैसल वावदा के झूठे बयान हल्फी के मामले पर इलेक्शन कमीशन फैसला करे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये मामला अब इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया है, जिसपे इलेक्शन कमीशन को हिदायत की गई है कि वो इस झूठे बयान हल्फी की बुनियाद पर इस नाअहली केस का फैसला करे, क्योंकि अब वो इस वक्त कौमी असम्बली की निशिस्त में है तो इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस केस का फैसला नहीं सुना सकती। लेकिन इलेक्शन कमीशन को हिदायत की है कि वो इस केस की तहकीकात के बाद फैसला सुनाए। लेकिन साथ ही उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन दी है वो बड़ी अहम है। उन्होंने कहा कि जो फैसल वावदा ने इलेक्शन कमीशन में अपना बयान हल्फी जमा करवाया था तो वो झूठा है और झूठा जो बयान हल्फी जमा करवाने के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में नताइज भी है जो कि भुगतना पड़ सकते हैं। ये आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से फैसला सुनाया गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने आज ही इसका फैसला महफूज किया था, जो अब से कुछ ही देर कबल ये फैसला सुनाया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फयाज महमूद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और नाज़रीन, सेनेट इंतखाबात के हवाले लेते हैं। आज बड़ा अपसेट हुआ है। हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट थी कि अब्दुल हफीज़ शेख साहब जीत जाएंगे क्योंकि ऐवान बाला की वही एक नशिस्त थी जिसके ऊपर आज सुबह से ही नजरें जमी हुई थी, लेकिन वहाँ से PDM के जो मुतफ़िका उम्मीदवार हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब, उनको कामयाबी मिली है। यूसुफ रजा गिलानी ने 169 वोट लिए हैं जबकि अब्दुल हफीज़ शेख साहब को 164 वोट मिले हैं। और वहीं पर जो खवातीन की नशिस्त थी वहाँ पर फौजिया अरशद को कामयाबी मिली है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार थी, उनको 174 वोट मिले हैं, जबकि फरजाना कौसर जो कि उनके मद्दे मुकाबिल थी उन्हें 161 वोट मिले हैं। लेकिन यूसुफ रजा गिलानी साहब की जो कामयाबी है वो यकीनन PDM की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। ये आप गिलानी हाउस के मनाजिर देख सकते हैं। गिलानी हाउस के मनाजिर हैं जहाँ पर बड़ा जश्न मनाया जा रहा है पीपल्स पार्टी के जियालों की जानिब से। और आज सिर्फ पीपल्स पार्टी ही जश्न नहीं मना रही बल्कि जो PDM की 11 जमातें हैं वो तमाम की तमाम जश्न मना रही हैं, क्योंकि मुतफ़िका तौर पर यूसुफ रजा गिलानी साहब को नामजद किया
गया था पीडीएम की जमातों की जानिब से और मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से ये कहा गया था कि हो सकता है कि सेनेट के इंतखाबात के बाद हमें ज़रूरत ही ना पड़े लॉन्ग मार्च की, क्योंकि तभी सारे जो चीज़ें हैं वो चेंज हो जाएंगी। बिल्कुल, ये मुल्तान के मनाजिर हैं और 342 का ऐवान होता है, 341 वोट डाले गए, क्योंकि डस्का का जो वोट था उस पर दोबारा से इंतखाबात का कह दिया था तो 341 का ऐवान हो गया था, लेकिन एक वोट नहीं डाला गया। 340 वोट डाले गए जिसमें से 7 वोट जाया भी हुए हैं और ये कहा जा रहा था कि जो यूसुफ रजा गिलानी को वोट दरकार होंगे वो 171 होंगे, लेकिन 160 वोट उनके पास थे अगर नशिस्तों की बात की जाए। तो बाबर डोगर भी हमारे साथ मौजूद है, असद खरब भी हमारे साथ मौजूद है, उसामा गाजी भी हमारे साथ मौजूद है। उसामा गाजी, बताइएगा कॉन्फिडेंस जो होता है क्या वो फिर यहां पर आके टूट जाता है? क्योंकि हमने देखा था कि जब सादिक संजरानी वाला मामला था, अदम एतमाद वाला मामला था, उस वक्त भी अपोजिशन काफी पुरएतमाद थी, लेकिन जब वोट आए तो वो 13 वोट कम पड़े अगर अपोजिशन की गिनती के हिसाब से की जाए। अभी भी हुकूमत काफी कॉन्फिडेंट थी, कह रहे थे हफीज शेख तो जीत गए हैं, लेकिन अभी भी उनको वोट कम पड़े हैं। तो ये वोट कम हुए, ये जमीर की आवाज है, डंडे की आवाज है, खुद की आवाज है, पैसे की आवाज है, क्या आवाज है? देखिए, आज तक तो ये साबित हुआ है कि ये पैसा चलता है और जरदारी साहब पहले भी जब सादिक संजरानी साहब को बनाया था उन्होंने कहा कि नून लीग को हमने यहाँ से हटाया है, चाहे बलूचिस्तान की हुकूमत हो। और उसके बाद आज जो है वो मरीम साहब, अभी मैं देख रहा हूँ ट्वीट है उनका कि जी ये पीडीएम जीत गई और ये अवामी फतह है और अवाम का मैंडेट वापस आ गया है। तो ये छीना भी वैसे नून लीग नहीं था, अवाम से ये मैंडेट यूसुफ रज़ा गिलानी को हटवाया था जब बतौर वज़ीर आज़म, उसमें भी पेश नून लीग थी। तो फिर ये अवाम से फिर छीनते भी हैं, उसके बाद दोबारा फिर खुशी मनाते हैं। सियासत में सब कुछ होता है और ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। ये एक दफ़ा नहीं, हर दफ़ा सेनेट के इलेक्शन में जिस तरह से पैसा चलता है, माजी में भी चला है, इस दफ़ा भी चला है, आगे भी चलता रहेगा, ये नहीं रुक सकता। और सीक्रेट बैलेटिंग जिस तरह से होती रहेगी उसमें यही काम चलता रहेगा। अब आगे असल तो बात अब ये है कि आगे अब लेने के देने पड़ गए हुकूमत को और उनके लिए लम्हा फिक्रिया है। अब तो तहरीक अदम इत्तेमाद आ सकती है इमरान खान साहब के खिलाफ, क्योंकि अब हौसले बुलंद हैं। जब वो यहाँ पर ये काम कर सकते हैं तो उसके बाद ये जरूर है कि अब वहां पर शो ऑफ हैंड तो वहां होगा, वह सीक्रेट नहीं होगा। तो लोगों को अपनी सीट भी छोड़नी होगी, लेकिन अगर इतनी बड़ी कमिटमेंट्स हो गई हैं जो यहां पर भी हुई हैं, आप ये देखना होगा कि कमिटमेंट किस हद तक हुई है। सिर्फ यूसुफ रज़ा गिलानी के इलेक्शन तक हुई थी तो फिर तो मुझे ये लगता है कि इसी इलेक्शन तक थी, वरना दूसरी तहरीक इंसाफ की जो यहां से उम्मीदवार थी इस्लामाबाद सीट से खवातीन की सीट पर, तो वो किस तरह फिर जीत गई। तो उसमें अदम एतमाद में जाहिर है कि फिर इमरान खान साहब के लिए उतना खतरा नहीं होगा, लेकिन अब हौसले जरूर बुलंद हो जाएंगे। लॉन्ग मार्च का भी मामला आगे बढ़ जाएगा और सेनेट में चेयरमैनशिप यूसुफ रज़ा गिलानी की बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रही है। अब वो इस वजह से कि मेजॉरिटी उनके पास पहले भी थी और अब भी रहेगी। तहरीक इंसाफ जो सोच रही थी कि उनके इत्तेहादी और इस तरह से जीत कर उनके पास शायद नंबर थोड़े से ज्यादा हो जाए, कोई 1-2 मतलब 50-51 तक पहुंच जाए, तो वो तो अब मुझे मुश्किल नहीं। तो ये सदारती ऑर्डिनेंस के हवाले से या फिर खुफिया बैलेटिंग के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या हुकूमती जमात का मौकिफ था और जिस पे इतना जोर भी दिया जा रहा था, फिर सदारती ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया गया, अदालत से राय भी मांग ली गई, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसामा गाजी वो वाहिद जमात थी जब सेनेट के टिकट सामने आए थे, उम्मीदवारों के नाम सामने आए थे, तो ये वाहिद जमात थी जिसके अपने अंदर से सवालात उठ रहे थे कि इनको वोट आपने दे दिया, यार पति हैं, इनकी कोई काविश नहीं है, इनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन आपने इनको वोट दे दिया। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ घबरा गई थी कि हमारे ही अरकान हमें वोट नहीं देंगे या हमारे उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे, इस वजह से सीक्रेट बैलेटिंग खत्म करने की बात की गई थी और इसी वजह से सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया गया था? क्या ये एक्सपेक्टेड था फैसला या इसको हम कहें कि अपसेट है? अपसेट तो है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड था कि पैसा चलेगा और लोग कुछ टूटेंगे, लेकिन इतनी मिकदार में, इतनी बड़ी तादाद में टूट जाएंगे ये शायद उनको अंदाजा नहीं था। वरना और क्या वजह थी कि वो ला रहे थे। और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म हैं, उनके पास भी रिपोर्ट्स आ रही थी, अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह बयान दिया है, सुप्रीम कोर्ट के सामने, कि नोटों के भरे बैग इस्लामाबाद में है, दुबई में पेमेंट का है, अली हैदर गिलानी की ऑडियो वीडियोस वो आपके सामने है। तो ये सब एक्सपेक्टेड था कि पैसा चलना है, ये होगा। और फिर दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है, तो आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो चुका था, उनके साथ हाथ हो गया था, इस वजह से भी वो डरे हुए थे। ठीक है, अच्छा असद खरल साहब, आप क्या समझते हैं यही वो डर खौफ था हुकूमत को जिसकी वजह से हुकूमत इतना जोर दे रही थी कि शो ऑफ हैंड के जरिए इंतखाबात कराए जाएं? हुकूमत को पता था कि इस तरह होने वाला है और अब आगे जाके अब क्या होगा, क्योंकि हुकूमत के लिए ऑलरेडी बहुत सारी मुश्किलात पीडीएम ने खड़ी कर दी हैं। अब सेनेट के इंतखाबात जीतने के बाद तो जाहिर है पीडीएम और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएगी। आने वाले दिनों में हुकूमत के लिए क्या मुश्किलात देख रहे हैं आप? एक तो ये है कि बिल्कुल यकीनन पता था और हुकूमत इसलिए आर्डिनेंस भी लाई, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट भी गई, वो चाह रही थी कि ताकि ये जो मामला है पैसों का लेन देन वो ना हो, ताकि वो जो मतलूबा उनको नताइजा वो मिल सके। वो उनकी बात नहीं मानी गई
दूसरी बात आप कह रहे हैं कि इस पे ज़ाहिर बात है ये जो रिज़ल्ट है बहुत बड़ा अपसेट है हुकूमत के लिए और यकीनी तौर पर इसके असरात होंगे और हुकूमत जो है अब PDM तो जो है अपोजिशन पार्टियां जो वो तो विन विन सिचुएशन में है, उनके लिए तो बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। और जिस तरह अभी मरीम साहिबा ने ट्वीट किया कि जाली मैंडेट वालों का आवाम ने मैंडेट तो हमने छीन लिया इनसे, तो मामला ये है कि जिस तरीके से एक PDM के कैंडिडेट ने इस्लामाबाद की वो नशिस्त जिस पर तमाम तर फोकस था हुकूमत का, वज़ीर आज़म 3 दिन बैठे रहे, तमाम वज़रा ने पूरा जोर लगाया, हुकूमत ने पूरा जोर लगाया, लेकिन उसके बावजूद जो PDM का ये यहाँ पे सरप्राइज़ देना हुकूमत के लिए मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा एक अपसेट है और इसके आगे रिपरकशंस भी होंगे। सेनेट के चेयरमैन के हवाले से भी यकीनी तौर पर मामला इस तरह आगे बढ़ेंगे क्योंकि हुकूमत के पास वो मतलूबा तादाद नहीं है अभी तक जो सारे रिजल्ट आ रहे हैं कि जिससे वो चेयरमैन सेनेट अपना ला सके, तो अपोजिशन जो है वो अपना चेयरमैन सेनेट भी ला सकती है। वो तो पहले भी नहीं थी ना, जब पहले अदम एतमाद की तहरीक दी गई थी उस वक्त भी नहीं थी। 64 वोट थे उस वक्त भी, या 64 वोट आप कह लें या अरकान थे अपोजिशन के पास, लेकिन 51 निकले थे, 13 गायब हो गए थे। हो चुकी है अब सूरत डिफरेंट हो चुकी है, अब डिफरेंट हो चुकी है और इसके साथ साथ अगली जो है लॉन्ग मार्च के साथ साथ हुकूमत के ऊपर अच्छा सिचुएशन जो आप चेंज करने की बात कर रहे हैं, सिचुएशन चेंज हो गई है, जो इस सिचुएशन चेंज की वजह क्या है? क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब अपने ही मुंतखब नुमाइंदों से नहीं मिलते हैं, कुछ लोगों से मिलते हैं, कुछ लोगों की बातों पर यकीन किया जाता है, उन्हीं को किचन कैबिनेट का हिस्सा बनाया जाता है। यही वजह है ना कि ज्यादातर जो लोग हैं सलमान, ज्यादातर जो लोग हैं PTI के लोगों ने उनको वोट नहीं दिया और PTI के लोगों ने सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दिए हैं। वो यही वजह है। साउथ पंजाब के बहुत सारे लोग जो हैं नाराज हैं, पूरी पब्लिक चीज़ें सामने आ चुकी हैं। सिंध के अंदर से जो इनके लोग हैं वो नाराज हैं। बलूचिस्तान में जब इन्होंने टिकट दिया वहाँ पे शोर मचा, इसके बाद सैफुल्लाह अब्बड़ो को जब इन्होंने टिकट दिया वहाँ पे सिंध के अंदर से आवाज़ें उठी। तो मामला ये कि पार्टी के अंदर से वो जो रिफ्ट थी, जो वो मालूमात थी, जो इतलात थी, इसी वजह से वज़ीर आज़म कह रहे थे कि ओपन था भी बाबर साहब करना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सीनियर रहनुमा एतजाज एहसन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। एतजाज एहसन साहब, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की कामयाबी की। क्या कहेंगे आप इस कामयाबी को लेकर? आप लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत जाएंगे? ये जो सिचुएशन थी इस इलेक्शन में उसमें इसका गालिब इम्कान था यूसुफ के जीतने का मेरे ख्याल में, और उसकी वजह ये है कि एक तो वोट सीक्रेट था, लिहाजा एक मेंबर को अपनी चॉइस देने का मौका है। दूसरा, ये सीक्रेट से ये सिर्फ ये नहीं एक ही नतीजा निकाल सकते कि चूंकि सीक्रेट था इसलिए बिक सकता था। सीक्रेट से ये भी है कि जो लोग नाराज थे, और ये MNA जो होते हैं, मैं तो इतनी पार्लियामेंट से रहा हूँ, प्रोविंशियल पार्लियामेंट से भी रहा हूँ, ये बड़े नाजुक मिजाज जरा लोग होते हैं। अच्छा। और थोड़ा सा नखरा होता है इनका, कुछ पैसा वैसा यार वक्त नहीं मांगना उन्होंने होता, पर अगर आप उनसे अच्छी तरह मिलते रहें और उनकी बात सुनते रहें और उनके छोटे मोटे काम, किसी को कहा फोन कर दिया, किसी से किसी ने कहा मेरे घर पे आ जाओ, ये फंक्शन है, उस पर चले गए, तो ये इतनी बात से भी जुड़ जाते हैं। अच्छा। हमारे यहाँ एक नखरा उसको कह लें, वो भी लोगों का होता है और वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। आप किसी को दूसरी दफा मिले और उसको आपको नाम उसका ना याद रहे तो अगला बहुत बुरा महसूस करता है। वो फिर कहता है अच्छा जी मेरा नाम क्या है, मुझे बताएं मेरा नाम क्या है, तो आप एम्बैरेस होते हैं। तो ये इस किस्म की बातों में यूसुफ रज़ा मील आगे था शेख साहब से। अब शेख साहब ने तो किसी MNA को जानते भी नहीं थे, नाम भी नहीं जानते थे, उनको किसी का से तो तारुफ ही नहीं था। और इस तरह यूसुफ रज़ा है, वो आपको पता है प्राइम मिनिस्टर 99% ये फिगर है, ये बाकायदा 99% जो कौमी असेंबली के सेशन है उस पर मौजूद रहा। वो तो उठता ही नहीं था जब तक सेशन खत्म नहीं हो जाता था। तो उसका एक और रवैया मेरे ख्याल में इससे PTI की तरफ से बहुत ही कमजोर कैंडिडेट, अच्छा बहुत ही कमजोर, चुन के जो कमजोर कैंडिडेट
अच्छा, आधे लोगों का तो ख्याल ये भी था ना कि ये अभी जब पीटीआई की हुकूमत आ जाए, कल चली जाएगी, तो ये बक्सा पकड़ेंगे और चले जाएंगे वापस। ये पीटीआई के अंदर भी ये बात थी कि हम वोट क्यों दें, क्योंकि ये तो वापस रवाना हो जाएंगे। वापस कहाँ रवाना हो जाएंगे? अच्छा, वो इम्तियाज शेख साहब, ठीक जी। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि शहबाज गिल ने कहा है कि इसको चैलेंज किया जाएगा। अब तो खैर यूसुफ रजा गिलानी साहब जीत चुके हैं ये निशिस्त, तो आपको लगता है कि इसको चैलेंज किया जा सकता है और चैलेंज के क्या नताए जा सकते हैं? ये तो आदमी नहीं कह सकता। ये चैलेंज वो करेंगे तो कोई मतलब है बुनियाद उसकी बनाएंगे ही कुछ। उसकी बुनियाद क्या हो सकती है, उसका मतन क्या हो सकता है? बुनियाद वो तो यही बनाएंगे कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई और मेरे वीडियो जो गिलानी के बेटे वाली है उसको वो बुनियादी तौर पे आगे रखेंगे। और मैं समझता हूँ कि उसके लिए भी अगर आप देखें वीडियो अगर आपने पेश करनी है ना, तो मैंने एक वीडियो पेश करनी हो और उस पर इनसार करना हो तो बड़ा दिल जिगर की बात है। ये सिर्फ टीवी पे चल जाने की बात नहीं है। जब फोरेंसिक होती है, आपको याद होगा मरियम बीबी ने वीडियो वो दिखाई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और अगर वो वीडियो उसमें कोई टैंपरिंग ना हुई होती तो मुस्लिम लीग नवाज एक दिन में नवाज शरीफ को अरशद मलिक साहब की वीडियो की बात कर रहा हूं। हाँ, अरशद मलिक की जी। एक दिन में उसको ला सकती थी नवाज शरीफ को। और आज नवाज शरीफ मतलब है उस केस से बरी हो गया होते हैं, और चाहे रिमांड होकर रीट्रायल हो रहा होता वो मुजरिम ना होता उस केस में नवाज शरीफ, और वो एक दिन में वो भागते जाते। मैंने तो कहा था कि जब मरियम बीबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने कहा आपको इस दिन के बाद अब नवाज शरीफ कहती है पीएमएल नवाज की, अपने साथियों के, अपनी पार्टी के, क्योंकि ये इस पार्टी अब फौरन जाए और फौरन उसको रिहा करवा सकती है कि जी ये तो जज ये कह रहा है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि आप जाके वो वीडियो दे सकते हैं जिसमें कोई टेम्परिंग ना हुई, कोई कट्स नहीं लगे हुए। ठीक है। हाँ, तो अगर ये इस किस्म की यदि वीडियो में अगर निकल आना है कि बीच में से ये और इधर से कट होके उसका चेहरा इधर से उधर लाए हुए हैं और ये किसी ने ट्रैप किया हुआ है, क्योंकि ये ट्रैप लगता है कि वीडियो खुफिया है और वो MNA PTI के बुला रहे हैं कि आप आए, और उसको हैदर गिलानी को, और वो चला जाता है और उधर वो रिकॉर्डिंग ही कर लेते हैं। ये तो वैसे भी ट्रैप लगता है। अब क्या उन्होंने ट्रैप के तौर पे उसको बुलाया है और ये सारा बनाया है, या ये है कि वो चार लोग खुद जेन्युइनली छोड़ना चाहते थे, और अगर छोड़ना चाहते थे और सौदाबाजी कर रहे थे फिर एक सीरियस मामला है। तो इस पे अभी ये तो देखा जाएगा। अगर ये कट्स नहीं भी लगे होते इस वीडियो के अंदर, तो आप समझते हैं कि मवाद इतना सफिशिएंट है कि वो अदालत में पेश किया जा सकता है, उसको चैलेंज किया जा सकता है? क्योंकि नहीं, ये पेश नहीं होगा, मेरा नहीं ख्याल ये वीडियो पेश। ठीक है, क्योंकि वोट अपनी मर्जी से दिया ना, चाहे वो पैसे की एवज पे दिया या जैसे कि आप मासूमात जो ख्वाहिशात कह रहे हैं कि आ जाते, घर पे आ जाते या अच्छे से मिल लेते, इनकी वजह से वोट दिया। लेकिन क्या इसको चैलेंज किया जा सकता है? भाई चैलेंज तो हर चीज को किया जा सकता है। आप चैलेंज करने का क्या, चैलेंज तो अदालत एक डाक खाना है, उसमें आप जाके पिटीशन डाल दें, जो मर्जी लिख दें उसमें। वो चैलेंज आप इतनी ज्यादा जो बहुतात हुई है हमारी अदालतों में केसों की, वो केस क्या है, उनसे 80% वो हकीकत है केस डिस्मिस होना चाहिए रजिस्ट्रार के लेवल पे। वो देखे ये क्या बात कर रहा है, कह रहा है कि मेरी भैंस ये को डंडा मार गया, कोई कह रहा है फलाना हो रहा है, जो बनते ही नहीं केस, वो उन पे अदालतें फंसी नहीं है। जिस तरह ये कचरा फंस जाता है ना एक सीवर नाले में, उस तरह की ये लिटिगेशन ने बंद किए हुए हैं सारे नकास के पॉइंट। तो वो ये दरखास्त देना तो कोई मुश्किल है ही नहीं। आप सीनियर वकील हैं इसलिए मैं सवाल आपसे पूछा था। अब जरा सियासी बात कर लेते हैं। पीडीएम या खालिस्तान अगर बात की जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, काफी पुरएतमाद थी कि हमें वोट ज्यादा मिलेंगे। तो आपको लगता है जितने वोट आपको मिले हैं अभी, आपकी कैलकुलेशंस उतनी थी या इससे ज्यादा लोग पाकिस्तान तरीके से आपसे राब्ते में थे? मैं नाम नहीं पूछूंगा, लेकिन आप ये बताइए कि ज्यादा लोग राब्ते में थे या इतनी आपने एक्सपेक्ट किया था जब भी आप लोग इतने पुरएतमाद थे? देखिए, राब्ते में तो मेरा नहीं ख्याल इतने लोग थे,
अच्छा, रास्ते में तो 2-3-4 होंगे, पर ये हमें पता है, इल्म था कि इनमें से बहुत सारे जो इमरान के वोट भी हैं, वो भी हफीज शेख को वोट देने को तैयार नहीं। इन्होंने कैंडिडेट ही ऐसा पेश कर दिया। तो एतजाज साहब, आप ये समझते हैं कि हफीज शेख साहब की जगह अगर हुकूमत किसी और को खड़ा करती तो शायद इतने सारे जो वोटों का मार्जिन है वो ना होता? मैं कहता हूँ अगर फर्ज करो अगर ये असद उमर को खड़ा कर दे, असद उमर मुकाबला यूसुफ रजा गिलानी होता, तो मेरा ख्याल है बहुत फर्क होता, बहुत फर्क फैसला होता। यूसुफ रजा वो बहुत अच्छा कैंडिडेट, हमारी तरफ से बड़ा बेस्ट कैंडिडेट था, मिलनसार, हर चीज से मिलना, स्पीकर है तो पॉपुलर है, प्राइम मिनिस्टर है तो सबकी, और जितने काम ऑपोजिशन के कर रहा है। हमारी तो पार्टी में इस पे झगड़ा होता है कि इन्होंने ज्यादा काम किए हैं मुस्लिम लीग नवाज के। तो ये अब MNA कौमी असम्बलियाँ जो होती हैं, इनमें से कोई 50%, 60% पुराने ही आते रहते, और पुराने फिर जो नए भी आए होते हैं उनको बताते हैं ये बंदा बड़ा अच्छा है, ये बड़ा स्पीकर है, बड़ी स्पीचेस की है इसने, बड़ा अच्छा मुकर्रर है, ये प्राइम मिनिस्टर बड़ा अच्छा है, ये याद रखता है नाम, ये मिलो तो काम इसको कहा हो वो भी याद रखता है। अब गिलानी जैसे कैंडिडेट के सामने याद तो असद उमर आता, और कोई ना कहता कि ये धांधली हुई है, धांधला हुआ है, कुछ हुआ है, जो जीतता उसको। और शायद मैं समझता हूँ असद उमर होता तो बड़ा मुश्किल होता गिलानी के लिए मुकाबला, आप समझते हैं? अब हफीज शेख तो कैंडिडेट ही पैदल है, देखे ना, एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, ठीक है, MNA ने क्यों इसको वोट देना है, क्यों, क्या उसका यही है कि पार्टी ने कहा है अगर खुला वोट होता तो ये मेरा ख्याल है। आप एक चीज को मिस कर रहे हैं, मैंने एक जगह पढ़ा था, कह रहे थे कि हफीज शेख इस वजह से भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं क्योंकि वो खजाने पर बैठे हुए हैं, जाहिर सी बात है, और MPs और MNs का ज्यादातर ये होता है कि उनके इलाके में फंड्स खर्च किए जाएं, तो वो एक बड़ा फैक्टर था कि हफीज शेख को खड़ा करने का या यहाँ पे उनको कैंडिडेट ला के रखने का, कि वो खजाने पर मौजूद हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी इंटरेक्शन MPs MNs से ज्यादा होगी, और MPs MNs उनको वोट भी देंगे ताकि उनके इलाके के तरक्याती फंड जारी हो सकें। नहीं, वो उसने पहले कौन से दिए पहले कौन से उसने दिए कोई भी फंड, वो तो उसके बाद खिलाफ जाती थी, और ये तो उसके खिलाफ जाती थी। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। एतजाज एहसन साहब साथ मौजूद है। बाबर डोगर साहब, आपने एतजाज एहसन की गुफ्तगू सुनी होगी, वो ये समझते हैं कि अब्दुल हफीज शेख साहब अगर ना होते, उनकी जगह असद उमर साहब बिलफर्ज खड़े हो जाते तो शायद थोड़ा सा टफ हो जाता यूसुफ रजा गिलानी साहब के लिए जीतना, लेकिन वो ये समझते हैं कि क्योंकि अब्दुल हफीज शेख साहब खड़े थे और उनको क्यों लोग वोट देंगे, इस वजह से अब्दुल हफीज शेख साहब हार गए, हुकूमत इस वजह से पीछे रह गई। आप एग्री करते हैं इस बात से? मैं इससे 100% एग्री करता हूँ। मुझे एक बात बताएं कि PTI के अंदर सबसे ज्यादा जो मुखालफत थी वो ये थी कि ये टेक्नोक्रेट्स को हमारे सर पे लाके बिठा दिया गया है, ये हुकूमत टेक्नोक्रेट्स के जरिए से चलाई जा रही है। PTI के MNA जो मिनिस्टर खुल्ला कहते थे कि इमरान खान साहब को अपने इलेक्टेड टीम पर, इलेक्टेड लोगों पर इन्हिसार करना चाहिए, उन पर एतमाद किया जाना चाहिए। अब एक तरफ तो पहले इनके खिलाफ कैंपेन चल रही है, टेक्नोक्रेट्स के खिलाफ, ग़ालिबन हमारा शायद राब्ता मुनक़ता हो गया। बिल्कुल, हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। और नाज़रीन, आज बड़े दिलचस्प सूरत हाल रही, बड़े अपसेट हुए हैं। सिंध असेंबली में भी बड़ा अपसेट हुआ, सैफुल्लाह अबड़ो साहब वहाँ से कामयाब हो गए, हालांकि वहाँ से एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि पीपल्स पार्टी कामयाब होगी, लेकिन वहाँ पर PTI के उम्मीदवार सैफुल्लाह अबड़ो साहब कामयाब हो गए। और उससे बड़ा अपसेट तो कौमी असम्बली में हुआ, क्योंकि कौमी असम्बली की वहाँ पर ऐवान बाला की 2 नशिस्तें थी, एक तो ख़वातीन की और दूसरी जनरल नशिस्त, और वहाँ पर यूसुफ रजा गिलानी साहब और अब्दुल हफीज शेख के दरमियान बड़ा कांटे का मुकाबला था, और हुकूमत बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी कि कुछ भी कर लें, ये लोग पैसा लगा लें या सारे इकट्ठे हो जाएं। वज़ीर आज़म ये कहते थे तमाम चोर इकट्ठे हो जाएं, लेकिन फिर भी अब्दुल हफीज शेख साहब ही जीतेंगे। लेकिन हमने देखा कि हुकूमत का ये कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी सच साबित नहीं हुआ, और अब्दुल हफीज शेख साहब हार गए, यूसुफ रजा गिलानी साहब को बड़े मार्जिन से कामयाबी मिल गई। सेनेट के जो इंतखाबात होते हैं वो इस तरह के इंतखाबात होते हैं कि
उनमें आपको कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आपकी अपनी कैलकुलेशन जरूर होती है, लेकिन वो अच्छा राना सनाउल्लाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद बात करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब, आपका जो कैंडिडेट है कामयाब हो गए, यूसुफ रजा गिलानी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या ये अपसेट है, आपको क्या लगता है? लाइन ड्रॉप हो गई है, उनसे रब्ता करने की दोबारा कोशिश करेंगे। लेकिन सेनेट के इंतखाबात काफ़ी दिलचस्प होते हैं, उसकी वजह ये होती है कि आपकी अपनी कैलकुलेशंस तो होती हैं। जैसे कैलकुलेशंस थी 171 वोट चाहिए थे यूसुफ रजा गिलानी को जीतने के लिए, और 171 अगर को वोट पड़ते उनको तो वो जीत भी जाती, लेकिन उससे कम वोट पड़े क्योंकि हफीज शेख को वोट काफी कम पड़ गए। हफीज शेख की जो कैलकुलेशंस थी उनके वाले से वो काफी ज्यादा थी। 160 कैलकुलेशंस जो वोट्स थे वो अपोजिशन के थे, लेकिन हमने देखा कि 9 वोट ज्यादा पड़े हैं। राना सनाउल्लाह साहब इस वक्त हमारे साथ दोबारा, उनसे मजीद बात करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब बताइएगा, रजा गिलानी साहब कामयाब करार पाए हैं, आप क्या समझते हैं? इतने ही कैंडिडेट्स जो इतने ही वोट्स आपके साथ राब्ते में थे? देखे, ये यूसुफ रजा गिलानी साहब का सेनेट की सीट का इलेक्शन नहीं था। अच्छा, ये गवर्नमेंट वर्सेस पीडीएम के खिलाफ एतमाद या अदम एतमाद का इलेक्शन था। ये एक मुतकब्बर और जालिम इंसान के खिलाफ जो है ये इस मोअज़्ज़ज़ ईवान में रेफरेंडम था, जो आज एक मुतकब्बर और जालिम इंसान जो है वो उसका दबू हुआ है और मजलूमियत जो है वो सुरखरू हुई है। और ये आज जो इनको 164 वोट मिले हैं, 4 इनके रिजेक्ट हुए हैं, तो ये 172 का फिगर चाहिए इनको वज़ीर आज़म रहने के लिए। तो इसलिए ये इनके खिलाफ खुला अदम एतमाद है। इन्हें चाहिए कि ये इस्तीफ़ा दें और आवाम के पास जो है वो जाया जाए कि वो फिर से जिसको भी मैंडेट दे वो इस हुकूमत को, वो इस मुल्क को जो है लेकिन राना साहब, आपकी PMLN की कैंडिडेट हार गई है, उस पर आप क्या तबसरा करेंगे? क्योंकि यूसुफ गिलानी जीते हैं तो PMLN की कैंडिडेट हारी है। उसको पूरे वोट मिले हैं जो PDM के 161 वोट हैं, और इलेक्शन जो था वो ये यूसुफ रजा गिलानी साहब वाला, इसके ऊपर सबका फोकस था और उनको बहरहाल वोट हमारे पूरे मिले हैं। और PTI के जो वोट यूसुफ रजा गिलानी साहब को मिले हैं, तो ये अदम एतमाद है PTI का भी यूसुफ रजा गिलानी साहब पर। अब इनको शर्म करनी चाहिए और इस किस्म के उज़र तलाश नहीं करने चाहिए और इस हाउस के फैसले को तस्लीम करते हुए फौरन रिजाइन करना चाहिए। नहीं राणा साहब, फौजिया अरशद को 174 मिले हैं तो वो ना माना जाए? जो तहरीक इंसाफ की थी उम्मीदवार, उनको तो मेजॉरिटी मिल गई, 174 वोट मिल गए। देखें, मामला ये है कि वो तो सेनेट की सीट का इलेक्शन था ना, ये यूसुफ रजा गिलानी वर्सेस शेख हफीज जो है, असल फोकस तो इस पे था, ये सेनेट नहीं था। दूसरा तो कभी किसी ने ना किसी ने कभी उसकी कोई कंपेन की, ना किसी ने जो है वो उसके ऊपर बात की। असल बात तो यहाँ पे थी, तो ये बात जो है ये सामने आ गई है। अब इनको जो ये इनके तहरीक लाएंगे या गाली गलौज ब्रिगेड है, अब उसे इस किस्म की मुंह शगाफियाँ और उजरदारियाँ तलाश नहीं करनी चाहिए, उन्हें शर्म करनी चाहिए और रिजाइन करना चाहिए। राणा साहब, तहरीक अदम एतमाद आ रही है? तहरीक अदम एतमाद जो है वो नहीं आ रही क्योंकि अदम एतमाद हो चुका है। अच्छा, तो इसके बाद जरूरत नहीं है? इमरान खान साहब खुद तो इस्तीफा देंगे नहीं आपके मुतालबे पर? जी, मैंने कहा आपके मुतालबे पर इस्तीफा नहीं देंगे। अगर तहरीक अदम एतमाद ना आई तो इस्तीफा तो वो उस तरह नहीं देंगे। जब आप यूसुफ रजा गिलानी साहब जीत सकते हैं तो फिर तो आपकी तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो सकती है। उनकी मॉरल अथॉरिटी खत्म हो चुकी है, उनकी मॉरल अथॉरिटी तो चले, वो तो पहले दिन से आपकी नजर में खत्म थी। और राणा साहब, यहाँ पे मोरालिटी को कौन मानता है? यहाँ पे मोरालिटी को कौन मानता है? यहाँ पर एतमाद लानी पड़ेगी। देखें, मामला ये है कि जी राणा साहब, जी राणा साहब की आवाज ड्रॉप हो रही है, लेकिन उसामा गाजी साहब ये बताइएगा, मोरल्स पे चलती है सियासत? ये मेरे लिए नया, इसलिए आपसे सोचा आपसे पूछ लूं कि क्या मोरल्स पर वाकई सियासत चलती है? जी राणा साहब, 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 जी राणा सा
नहीं, कोई इसका ताल्लुक नहीं है वैसे हमारी सियासत से। हमारी सियासत मुझे एक बात बताइए वीडियो आने के बाद यकीन मुझे एक बात बताइए, यूसुफ रजा गिलानी क्या मोरालिटी की बुनियाद पर जीते? पहले तो मोरल की बात, और दूसरा कि यूसुफ रजा गिलानी साहब का ये सेनेट का इलेक्शन नहीं था। मैं तो सुबह से ही मान रहा था ये सेनेट का इलेक्शन है। नहीं, वो तो देखिए अब एक रेटरिक आपने एक बयानिया बनाना होता है, लेकिन मैं इस पर बड़ा शौक दूं कि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, बिलावल कह रहे हैं तहरीक-ए-अदम-ए-इत्तेमाद, वो इतने पुरुमीद थे, और राना सनाउल्लाह साहब नहीं कह रहे थे। ये तो साफ उनको कहना चाहिए कि जनाब अब तो तहरीक-ए-अदम-ए-इत्तेमाद आएगी। तो इससे तो बड़ा ये तो नजर आ रहा है, उनको कहना था, राना सनाउल्लाह का ये कहना था कि तहरीक-ए-अदम-ए-इत्तेमाद की जरूरत नहीं, इमरान खान साहब को अखलाकी तौर पर दे देना चाहिए। ये सवाल इट्स टू अर्ली टू आस्क, क्योंकि अभी जाहिर सी बात है पीडीएम की एक मुशावरत भी नहीं हुई, और मेरा अपना जाती नजर ये है कि इनको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि इनको इतने वोट्स मिल जाएंगे, या फिर एक्सपेक्ट करोगे, इसलिए इनका एक बयानिया एक सेम नहीं है। जो आप बिलावल भुट्टो जरदारी और राना सनाउल्लाह के दरमियान जो बयानात हैं उनमें तजाद। यूसुफ रजा गिलानी तो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, जिनसे उनकी कमिटमेंट हुई होगी। ये तो नहीं है कि लोगों ने बताया नहीं होगा। देखिए वो जिसने भी उनको डाला है वोट यूसुफ रजा गिलानी को, ये नहीं हो सकता कि उसने बता के ना किया हो, कि उसने बाद में तो फायदे लेने हैं। देखें जिस तरह से इमरान खान जो थे वो फ्रस्ट्रेट हुए थे, जिस तरह से सदाती रेफरेंस आया, जिस तरह से उस कोर्ट में ये गए, जिस तरह से फिर वो ऑर्डिनेंस आया, तो उससे ये चीज़ लग रही थी कि पीटीएम को खदशा है। सबसे पहली बात ये है कि इनके जो इत्तेहादी थे, चाहे वो MQM है या चाहे पंजाब में PMLQ है, दोनों हुकूमत के खिलाफ शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। जो पंजाब में PMLQ थी वो तो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही थी, बस इमरान खान साहब ने मोहम्मद सलाई को बारहा वादों के बावजूद अपनी कैबिनेट में नहीं लिया, इसके शदीद रिजर्वेशन थी। उसके बाद ये जो पंजाब में बिला मुकाबला सेनेटर्स मुंतखब हुए हैं, उसमें भी चौधरी प्रेलाई ने आसिफ अली जरदारी से रिक्वेस्ट की थी कि PMLN और पार्टी के कैंडिडेट्स को विड्रॉ करवाया जाए। तो उनके कहने पर आसिफ अली जरदारी ने PMLN का भी कैंडिडेट विड्रॉ करवाया और इसके साथ साथ पार्टी का भी कैंडिडेट पंजाब से विड्रॉ करवाया, ताकि कामिल आगा जिनका तल्लुक PMLQ से था वो भी जीत सके और सारे बिला मुकाबला जीत सकें। तो PMLQ के साथ एक अंडरस्टैंडिंग तो जरदारी साहब की पहले से ही डेवलप थी। उसके बाद MQM के साथ भी कोई ना कोई एक चीज़ नज़र आ रही थी कि उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग चल रही है। MQM के हुकूमत के हवाले से एक शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो मुझे तो ये शदीद मुझे लग रहा है कि जो इत्तेहादी थे उन्होंने भी हुकूमत को डिच किया है, और ये हुकूमत को पहले ही नजर आ रहा था। इससे पहले जब बजट सेशन था, जब बजट मंजूर करवाना था, उस वक्त भी इत्तेहादी जो थे उन्होंने अपनी शदीद रिजर्वेशन शो की थी, और एक टाइम पे लग रहा था जैसे बजट पास नहीं हो सकेगा, लेकिन एंड टाइम पर आकर हुकूमत ने उनके तहफ़्फ़ुज़ात जो थे दूर किए। मतलब उस वक्त इमरान खान साहब ने PMLQ से ये वादा किया था कि वो बजट सेशन के फौरी बाद मोहम्मद सलाई को कैबिनेट में ले लेंगे, लेकिन बाद में नहीं लिया। कोशिश करेगी कि उनके कौन से अरकान थे जिन्होंने यूसुफ रजा गिलानी को वोट दिया, अब्दुल हफीज शेख साहब को वोट नहीं दिया, और उनके खिलाफ हुकूमत कोई कार्रवाई करेगी? अब सबसे बड़ा जो कैंडिडेट, सबसे बड़ा जो बंदा है वो तो शहरियार अफरीदी है, जो कैबिनेट के मेंबर है, और ये कह रहे हैं कि जी मैंने साइन कर दिए। देखिए इतने बच्चे नहीं है, कैबिनेट के मेंबर्स की ये ड्यूटियां लगी हुई थी कि उन्होंने MNS को ना सिर्फ ये था कि अब्दुल हफीज शेख की कैंपेन चलानी है MNS के साथ, बल्कि MNS पर नजर भी रखनी है। तमाम कैबिनेट जो मिनिस्टर थे उनकी ड्यूटियां लगी हुई थी, उनको बताया गया था, समझाया गया था कि वोट कैसे डालना है, और उन्होंने आगे MNS को ये समझाना था। अब MNS को क्या समझाना, शहरियार अफरीदी जो है वो खुद कहती मैं गलत वोट डाला है। ये तो बच्चे को भी पता है कि आपने सिर्फ स्टैंप लगानी है, आपने सिग्नेचर नहीं करने। लेकिन वो वोट आपके अपने लिए भी हो रहा है और अपोजिशन के लिए भी हो रहा है। असद खैर साहब ये बताइएगा, ये जो वोट जाया हुआ है ये तो एक अलग मैटर है, लेकिन जो 9 वोट ज्यादा पड़े हैं, जो अगर अपोजिशन की तादाद देखी जाए 160 मेरे ख्याल से फिगर बनता है, 169 वोट पड़े हैं, ये 9 वोट जो पड़े हैं ये जाहिर सी बात है हुकूमत की तरफ से पड़े और ये वोट जाया नहीं हुए। जी बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं ना, जाया होने से भी फर्क पड़ता है कि आपकी जो तादाद है उससे भी कम हो रहे हैं ना। आप अपनी पार्टी की तरफ जो वोट जाना है वो माइनस हो गया और दूसरे 9 आपने इधर चले गए। दोनों साइड से उसका नुकसान तो हुआ ना। अगर यही 7 वोट अगर मुस्तरद ना होते तो वो अगर 7 वोट PTI को पड़ जाते तो 100 उनके 71 वोट बन जाते, उनके 169 2 वोटों से जीत सकते थे अब्दुल हफीज शेख साहब। अगर ये 7 वोट जाया ना होते तो 7 जाया होने वाला जो वोट है उसका भी जो बेनिफिट है वो PDM के कैंडिडेट को गया है,
और ये इसमें ज़ाया करने वालों में सरफरीज जो है उनके अपने मिनिस्टर है। अब देखें ना, केपीके के अंदर अगर 14 वोट ज़ाया हुए हैं तो उसमें 11 लोग जो है पीटीआई के तल्लक रखते हैं, तो इसका मतलब है वहाँ पे भी उसका बेनिफिट जो है अपोजिशन जमातों को होगा और हुकूमती पार्टी को उसका नुकसान होगा। इस तरह सिंध असम्बली के अंदर 4 अगर वोट ज़ाया हुए हैं तो उसका भी यकीनी तौर पर अब अगर पीपल्स पार्टी ने ज़ाया किए हैं या जिसने भी ज़ाया किए हैं तो दूसरी पार्टी को उसका फ़ायदा तो पहुँचता है। तो मामला ये है कि जो अभी राना सनाउल्लाह साहब बात कर रहे थे, एक तो उस पर आ जाते हैं कि बिल्कुल तजाद तो ज़रूर है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या राना सनाउल्लाह साहब चूँकि बहुत अभी अर्ली स्टेज है, बहरहाल ये उनका एक स्टांस है कि कौमी असम्बली के अगर अरकान हैं तो उनका एतमाद का इजहार किया है उन्होंने अपोजिशन के उम्मीदवार पर, और हुकूमती पार्टी जो है उसके उम्मीदवार पर उन्होंने अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। तो 172 वोट चाहिए प्राइम मिनिस्टर को इंटैक्ट रखने के लिए अपना ओहदा, तो उस हिसाब से तो उनको 164 वोट मिले हैं। तो 6 वोट जो हैं 8 वोट जो हैं उससे यानी कम हो गए उनके जो मतलूबा जो तादाद है, और 9 वोट जिस तरह आप बता रहे हैं कि ज़्यादा अगर हो गए हैं तो स्टांस तो बनता है उनका, एक आर्गूमेंट तो बनता है सियासी सवाल हुकूमत जो है मौजूदा हुकूमत है उसके ऊपर ये वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का रिस्क लेगी अब पीडीएम या अपोजिशन, क्योंकि ये इनके लिए एक बड़ी फतह है, इनका मोराल हाई है। लॉन्ग मार्च का भी इन्होंने ऐलान किया हुआ है, लेकिन इनके जहन में खदशा मौजूद होगा कि ये गेम वापस भी हो सकती है। अगर हम तहरीक अदम एतमाद लाते हैं तो जरूरी नहीं है कि हम उसमें कामयाब हो जाए और वो बहुत बड़ा सेटबैक होगा। तो आपको नहीं लगता कि इतना बड़ा रिस्क लेगी वो, जब उनको स्ट्रीट पावर ने पहले अनाउंस कर चुके हैं? मेरा ख्याल है अभी तक वो फौरी तौर पर ये बात नहीं करेंगे, लेकिन आप बात याद रखें कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बार बार कह चुके हैं कि तहरीक अदम एतमाद हम लाएंगे, लेकिन स्टार्ट उसका पंजाब से होगा। पंजाब में पहले लाई जाएगी, उसके बाद मरकज में लाई जाएगी। ये बात जरा बड़ी गौर तलब है। पीपल्स पार्टी की जानब से जब ये स्टेटमेंट आई है तो उनका तहरीक अदम एतमाद हम लाएंगे पहले पंजाब में और उसके बाद वफाक में। तो जिस तरह पंजाब में ही लोग जो ज्यादा गए हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब के साथ पीटीआई से एमएनए गए हैं, उन्होंने वोट किया है, तो वो साउथ पंजाब से ज्यादातर का तल्लक है। जिस तरह फैसलाबाद से लोगों का तल्लक है, कुछ लोगों का साउथ पंजाब से तल्लक है। तो पंजाब असम्बली के अंदर भी ये मामला जो है ये बहुत सीरियस है। बुज़दार साहब के ऊपर भी लोगों के बहुत सारे तफजात है। फौजिया अरशद का भी तो है, वो आप देखें वो तो जीत गए 174 वोट अगर उनको मिल गए हैं फिर, और फिर तहरीक अदम एतमाद अगर ये लेकर आते हैं तो वहां तो शो ऑफ हैंड होगा। डील अगर हुई है तो सिर्फ यूसुफ ज़गिलानी की हद तक हुई है, और वही बात नजर आ रही है। यूसुफ ज़गिलानी तो जीत गए, लेकिन तहरीक इंसाफ की जो रहनुमा थी, जो उम्मीदवार थी, वो जीती हैं। नून लीग तो वहां से हारी है। तो इसका मतलब है गेम इतनी सीधी नहीं है। तो जहां जहां कमिटमेंट सिर्फ थी वो यूसुफ ज़गिलानी की थी, वो ये नहीं थी कि आगे जाकर तहरीक अदम एतमाद में भी आप साथ देंगे। नहीं, जो भी हो, वरना राना सनाउल्लाह साहब मान जाते। अभी हमारे ट्रांसमिशन के दौरान कहा जी मान ही नहीं रहते, वो कहते बस अब तो मिनटों की गेम है, अगला स्टेप ही हमारा तहरीक अदम एतमाद है, हम जीत रहे। वो तो वो उस तरफ आ ही नहीं रहे। इसका मतलब है कि सिर्फ यूसुफ ज़गिलानी की हद तक डील थी, इसीलिए नून लीग की हद तक नहीं थी। नून लीग की उम्मीदवार वहीं से, जब आप एक ही जगह पर वोट कास्ट कर रहे हैं वहीं पर है, तो कोई इतना बड़ी बात नहीं थी। अगर अदम एतमाद की बात की जाती है तो फिर नून लीग की जो उम्मीदवार थी उनको भी वोट डालने चाहिए थे यूसुफ ज़गिलानी के साथ, और दूसरी तरफ फिर तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार थी उनको भी हारना चाहिए। है ना, मैं आपसे ये कह रहा था कि क्या अपोजिशन इतना बड़ा बिल्कुल रिस्क लेगी? उसको ये लगता है कि ये नहीं लेगी। मैं इस पे थोड़ा सा अभी लॉन्ग मार्च की तरफ जाएगी। लॉन्ग मार्च तो खैर बहुत दूर है। फिलहाल तो इमरान खान साहब पर प्रेशर बढ़ाया जाएगा कि वो इस्तीफा दें, ये प्रेशर बढ़ाया जाएगा। और अगर अदम एतमाद की तहरीक लाई जाएगी तो उसका आगाज पंजाब से होगा। मैं आपको बड़ा क्लियरली कह रहा हूं कि अदम एतमाद की तहरीक का आगाज पंजाब से होगा, जहां पर जब ये सेनेट उम्मीदवार एडजस्ट कर सकते हैं तो फिर इसमें भी एडजस्टमेंट तो हो सकती है। वहां तो विन विन पोजीशन होगी इन लोगों के लिए। जहां मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि अगर पंजाब में सिर्फ 10 सीटों का फर्क है, वो 10 सीटें पीएमएलक्यू के पास हैं। अगर पंजाब में अपोजिशन कामयाब हो जाती है तो इमरान साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं कि वो असम्बलियां तोड़ दें, क्योंकि उनके पास फिर एक ही हुकूमत बचती है, वो है केपीके की। इसके अलावा फिर प्राइम मिनिस्टर चल नहीं सकते। अगर पंजाब में अपोजिशन अपना कामयाब हो जाती है तो फिर फेडरल गवर्नमेंट चल नहीं सकेगी, नामुमकिन हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो हुआ है उससे जरा थोड़ा सा हुकूमत को समझ आए मामलात, और उसके बाद वो अपने पंजाब में खुद को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें। मुस्लिम लीग काफ के जो भी सारे तहफुजात हैं वो दूर कर दे, मना ले उनको।
देखें 2.5-3 साल में तो कर नहीं सकी, लेकिन बहरहाल 3 स्ट्रेटजीज पे काम किया जाएगा। 3 तरीकों से अपोजिशन आप वार करेगी। पहली बात तो उनका टारगेट होगा कि चेयरमैन सेनेट अपना लाना, और उसके बाद फिर वो मरलावार दूसरा प्रेशर इमरान खान साहब के रखेंगे इस्तीफे के लिए। और आगे अगर 10 बंदे यहाँ से वो तोड़ लेते हैं PTI के, जो कि 10-9 बंदे तो वैसे ही फिर रहे हैं, वो तफजात के लेके ओपन फिर रहे हैं कि अब वो बुजदार साहब के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। अगर 10 बंदे भी वो तोड़ लेते हैं यहाँ से, तो हुकूमत तो आराम से गिरा सकते हैं। और अगर हुकूमत गिराने की पोजीशन में पंजाब में आ जाएंगे तो इमरान खान साहब के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कि वो फिर वाकई हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाने की तो नौबत ही नहीं आएगी, वो तो खुद ही असम्बलियाँ तोड़ देंगे। तो अपोजिशन जो चाहती है वो तो अपना टारगेट अचीव कर सकेगी। अब ये स्ट्रेटजी बनाएगी यकीनन, और इस हवाले से ऑलरेडी पीपल्स पार्टी ये कह चुकी है कि हम चेयरमैन सेनेट भी अपना लाएंगे और तरीके अदम-ए-एतमाद जो है स्टेप वाइज हम चलेंगे, और पंजाब से शुरू होगी, उसके बाद अगला स्टेप जो हम मरकज में लेके जाएंगे। तो ये स्ट्रेटजी तो जारी बात है आप आगे देखेगी। बहरहाल जो आपने सवाल किया है कि PTI को भी अब एहसास होगा पंजाब के हवाले से, वफाक के हवाले से, वज़ीर आला साहब को जो पंजाब के हैं और वज़ीर आज़म साहब को, कि जो अपने लोगों को उन्होंने नाराज़ किया है, उनसे जो इंटरेक्शन नहीं किया, उनके जो काम नहीं किए, उनको तरक्याती फंड नहीं दिए, डिलीवरी नहीं की, उनसे जो उनके तफजात वो दूर नहीं किए, और उसका खमियाजा आपने देख लिया कि लोगों ने फिर अपना तो काम दिखा दिया और वो अदम-ए-एतमाद का इजहार उन्होंने कर दिया बेसिकली पंजाब हुकूमत के ऊपर भी और वफाकी हुकूमत के ऊपर भी। ये एक अदम-ए-एतमाद है कि 9 वोट बढ़ गए उनके, 7 वोट इनके उल्टा जो मुस्तरद हो गए, ज़्यादातर वो भी अभी जो सारी चीज़ें तो PTI के लग रहे हैं, क्योंकि एक मिनिस्टर तो एडमिट कर लिया कि मैंने अपना वोट ज़ाया कर दिया। तो 16 वोट तो ये फ़र्क पड़ गया आपको। तो 16 वोट थोड़े नहीं होते। वहाँ पे भी बहुत सारी कोई अक्सरियत नहीं है कौमी असम्बली में, 8-10 वोटों पे खड़ी है हुकूमत। पंजाब में भी यही सूरत हाल है। तो थोड़ा सा अगर धक्का लगाएगी PDM मुनज़्ज़म हो गए, हाँ जी, तो 10-12 वोट का फर्क है, 12 वोट चाहिए जी। तो यहाँ पे 21 वोट का अगर वो फर्क दूर कर सकते हैं तो 12 वोट का भी अगर वो जोर लगाएंगे तो वो कर सकते हैं, इस पोजीशन में आ सकते हैं। अब देखना यह है कि वो किस हद तक जाएंगे। ज्यादा मुतहरिक थी तो उस वक्त ये बड़े सवालात उठ रहे थे कि आसिफ अली जरदारी साहब फैसले करते हैं, उनकी मीटिंग्स में फैसले होते हैं, उसके बाद PDM से तौसीक कराई जाती है। पहले PDM नहीं चाहती थी कि वो सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा ले, लेकिन पीपल्स पार्टी ने ही मनाया PDM को कि सेनेट के इंतखाबात में भी हिस्सा लेना चाहिए, ज़िमनी इंतखाबात में भी हिस्सा लेना चाहिए। तो क्या लग रहा है आपको कि आसिफ अली जरदारी साहब जो फैसले कर रहे हैं असल में वही PDM के लिए सही है? देखिए, बड़ी कामयाबी से आसिफ अली जरदारी जो है उन्होंने PDM को अपने पीछे लगा लिया है। इस टाइम अगर देखा जाए तो PDM को के बज़ाहिरन सदर तो मौलाना फजलुर रहमान है, बज़ाहिरन उसके हेड तो मौलाना फजलुर रहमान है। मेरे पास ये खबर आ रही है कि अभी कंफर्म करने की कोशिश करता हूँ कि PTI ने खैबर पख्तूनख्वा में 12 से 11 सीटें जीत ली हैं। फरतुल्लाह बाबर भी हारे हैं, फजलुर रहमान के भाई भी वहाँ से हार गए हैं, और PTI ने 2 खवातीन 2 टेक्नोक्रेट की सीटें भी जीती हैं खैबर पख्तूनख्वा से। तो ये तो फिर बड़ी बात है कि वहाँ से इन्होंने एक तरह से अपसेट इस लिहाज से कर दिया है, कह सकते हैं, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा से भी शायद कुछ लोग इधर उधर हो जाएंगे, लेकिन वहाँ से तो बहुत अगर ये जो मुझ तक अभी इत्तलात पहुँच रही है, विजिटिंग कार्ड होगा ना जो आपको दिखाने के लिए होता है, वो इस वक्त कौमी इस्लामाबाद की निशिस्ती है क्योंकि यूसुफ रजा गिलानी की है। आप उनसे ये भी सवाल, जैसे भी वो अपनी जगह है, लेकिन सेनेट तो सेनेट है। जी 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 बाबर डोगर साहब कंटिन्यू कीजिएगा। जी जी, तो जो मुझे लग रहा है कि ये जो सारा जो फोकस होगा वो पंजाब की तरफ होगा, क्योंकि पंजाब में जो मेरी इतलात हैं कि एक पहले ही से एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है आसिफ अली जरदारी और PMLQ के दरमियान, और PMLQ जिस तरह से उनके कैंडिडेट जो यहाँ पर सारे हमेशा वोट की इज्जत और वोट की ताकत। हफीज शेख इंशाल्लाह जीतने जा रहे हैं। वोट देने का तरीकेकार होता है मेरे भाई। इतनी सी शर्म होती, इतनी सी आज ही घर पे बैठे होते। जो ऑडियो मुझसे मंसूब की गई है इसमें कोई हकीकत नहीं। हमसे किसी ने क्या सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।